हेलो एवरीवन। जब हम शादी की बात करते हैं और एक ही रिलीजन में शादी होने वाली होती है तो वो बहुत इजी होती है, क्योंकि हर रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ होता है, अपने कस्टम्स होते हैं और जिसके अकॉर्डिंग वो शादी हो जाती है। लेकिन जब दो लोग जो अलग अलग रिलीजन के हैं और एक इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं तो इस केस में डिस्प्यूट आ सकता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता, वो अलाउ नहीं करता कि इंटर रिलीजियस मैरिज पॉसिबल भी है। बट क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है और अब ऐसी मैरिजेस हो रही हैं, तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे केसेस में वो शादी कैसे होती है। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस की, जो ये बताते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग दीज प्रोविजंस, I would request all of you to please like, share and subscribe to my channel for all these interesting information. So now under Special Marriage Act, there is a section 4. सेक्शन 4 हमें क्या बताता है कि क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एक इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए। क्योंकि इंडिया में मोनोगैमी फॉलो होती है, इसलिए जो भी स्पाउस है उसका सिर्फ एक ही लिविंग स्पाउस हो सकता है, यानी हस्बैंड की सिर्फ एक ही वाइफ हो सकती है, वाइफ का सिर्फ एक ही हस्बैंड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और इसी को हम मोनोगैमी कहते हैं। साथ ही साथ जिस भी इंसान से शादी हो रही है वो उसकी फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, यानी वो अपनी कंसेंट से शादी कर रहा है इंसान, ना कि किसी के दबाव में। साथ ही साथ वो मेंटली केपेबल होने चाहिए ये समझने के लिए कि उनकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, उनकी कंसेंट से हो रही है। अगर वो इंसेन है या वो नहीं समझ पा रहे हैं या मेंटली रूप से चैलेंज्ड हैं, उस केस के अंदर वो शादी जो है नहीं हो सकती। इट शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। साथ ही साथ अगर उन्हें अटैक्स आते हैं इनसैनिटी के या किसी भी तरीके के, तो फिर वो शादी क्वेश्चनेबल हो जाती है। उसमें कंसेंट जो है, हम ये नहीं कह सकते कि फ्री कंसेंट। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि दोनों पार्टीज मैरिजेबल एज की होनी चाहिए। इंडिया में मैरिजेबल एज लड़कों की है 21 ईयर्स और लड़कियों की है 18 ईयर्स। और अगर कोई भी पर्सन, इन दोनों में से कोई भी पर्सन, लड़का या लड़की जिनकी शादी हो रही है, उनमें से कोई भी एक जना अगर इस एज से कम है, तो फिर वो शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैरिजेबल एज से कम की एज है, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है, ये सारी कंडीशंस जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए जब भी ये शादी हो रही है। और जो भी ये शादी हो रही है वो दोनों ही लोग जो है दे शुड नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी उनके जो आपस में रिलेशनशिप है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए जो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर काउंट हो। हाँ, अगर कस्टम अलाउ करता है वहां का तो वो एक अलग चीज है, लेकिन दे शुड नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। और अगर ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तब जो है शादी हो सकती है, इंटर रिलीजियस मैरिज हो सकती है, लेकिन अगेन विद द परमिशन। तो अब ये तो कंडीशंस फुलफिल हो गई है कि हाँ अब शादी हो सकती है, लेकिन शादी एक्चुअली में होने से पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। अगर दो लोग शादी करना चाहते हैं, ए और बी जो है वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, उन्हें एक नोटिस जारी करना होगा कि हम शादी करने वाले हैं इस डेट पर। ठीक है, तो ये जो डेट है वो दे दी जाएगी, मैरिज ऑफिस में बताई जाएगी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहां वो शादी कर रहे हैं कि इस डेट पे वो शादी होगी। अब मैरिज ऑफिस के अंदर एक पूरी बुक होती है, मैरिज नोटिस बुक एंड पब्लिकेशन, जिस बुक के अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि इन दोनों की शादी इस डेट को होगी, इन दोनों की शादी इस डेट को होगी, और ये पब्लिश होती है। पब्लिश इसलिए होती है कि इनकेस किसी को भी उस शादी से कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है विद इन
30 days ऑफ इट्स पब्लिकेशन, यानी जैसे ये पब्लिश किया गया है कि इन दो लोगों की शादी हो रही है, तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर जो है, अगर किसी को शादी से ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता तो 30 डेज बाद जो है उनकी शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है कोई भी पार्टी, तो उस केस में अगेन जो है मैरिज ऑफिसर देखेगा, सुनेगा कि क्या ऑब्जेक्शन है, किस लिए है, और अगर मैरिज ऑफिसर ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो शादी होने देगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं ऑब्जेक्शन वैलिड है तो वो शादी वहीं रोक देगा। अगर ये शादी रुक जाती है तो ऑब्वियसली पार्टीज के पास रिकोर्स है कि वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता है तो वो पीसफुली अपनी शादी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर होता क्यों है? ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर इसलिए होता है क्योंकि जनरली इंटर रिलीजियस मैरिजेस में जो फैमिलीज होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं शादी, और ये डाउट होता है कि मे बी फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ऑब्जेक्शन रेज करेंगी, इसलिए ये पब्लिकेशन किया जाता है कि भाई इन दो लोगों की शादी होने वाली है, किसी को ये कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो बताते हैं, अदरवाइज ये लोग शादी कर लेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ऑब्जेक्शन है तो रेज कर दो। सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो सिर्फ पर्सनल लॉज ही नहीं है, अगर इंटर रिलीजियस मैरिज होती है तो वो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट होती है और इसी के अंदर रजिस्टर भी की जाती है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी है इन रिगार्ड टू लीगल मैटर और लॉ एग्जाम, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वेरी मच।